अच्छा जी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आप पहले पढ़ रहे थे डॉक्टर अली से। आज हम देखेंगे कि फोलिक एसिड का क्या रोल है अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म पर। तो आपको पता है कि some synthetic pathways require the addition of single carbon group that exist in a variety of oxidative state। कुछ single carbon group होते हैं वो different oxidative state में exist करते हैं, including formyl, methyl, methylene and methyl। These single carbon groups can be transferred from carrier compound such as tetrahydrofolate and S-adenosyl methionine to specific structure that are being synthesized or modified। तो ये जो THF और SAM के साथ सिंगल कार्बन ग्रुप अटैच होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के साथ जो कि synthesize होते हैं या modified हो रहे होते हैं। The one carbon pool refer to a single carbon unit attached to this group of carrier। तो one carbon pool हम किसे कहते हैं? वो single carbon का unit जो attach होता है this group of carrier के साथ। अगर ये सिंगल कार्बन ग्रुप अटैच नहीं होंगे उस कैरियर के साथ तो आगे जो है वो रिएक्शन नहीं होते। तो ये इसका टेट्राहाइड्रोफोलेट का ये बहुत बड़ा रोल है मेटाबॉलिज्म में। तो आप नोट करें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें फॉर्म होती है कार्बोनिक एसिड से जो कि कैरेट बाय विटामिन biotin, which is prosthetic group for some carboxylation reaction, but it not considered as a member of carbon group। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम वन कार्बन पूल में से नहीं कंसिडर करते। ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म है कार्बोनिक एसिड की और ये बहुत से कार्बोक्सिलिक रिएक्शंस में यूज होती है जिसका प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो यूज करता है बायोटीन को। तो हम इसको वन कार्बन पूल में कंसिडर नहीं करते क्योंकि आप कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो एक कार्बन है उसको पूल में कंसिडर कर लो। नहीं, ये उसमें नहीं कंसिडर होता। डिफेक्ट्स इन एबिलिटी टू ऐड और रिमूव बायोटीन फॉर कार्बोक्सिलेज। अगर कोई डिफेक्ट हो जाए बायोटीन को रिमूव करने में या ऐड करने में कार्बोक्सिलेज एंजाइम से तो उससे मल्टीपल कार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है और जिसकी वजह से आपको पता है कि वो एनीमिक स्टेट में चला जाता है। ट्रीटमेंट इज सप्लीमेंटेशन विद बायोटीन। अब हम देखेंगे कि फोलिक एसिड अब इसका हम मेटाबॉलिज्म पर देखेंगे क्या असर है। तो फोलिक एसिड एज वन कार्बन मेटाबॉलिज्म द एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड is produced from folate by dihydrofolate reductase in two-step reaction requiring 2 NADPH। तो ये एक्टिव फॉर्म जो है वो कहाँ से हासिल होती है? हमें डाईहाइड्रोफोलेट से बाय द एक्शन ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से टू स्टेप में और उसका वो जो है वो NADPH रिक्वायर करते हैं। ये जो रिएक्शन है the one carbon unit carried by THF is bound to nitrogen N5 or N10 or both N5 and N10। तो जो वन कार्बन यूनिट कैरी करता है टेट्राहाइड्रोफोलेट वो या तो N5 के साथ अटैच होता है या N5 के 10 के साथ या दोनों N5 और N10 के साथ। The structure of various member of और ये जो structure various member of THF family and their interconversion indicate the source of one carbon unit and the synthetic reaction in which specific member। अब इसकी जो different member हैं TH ये ट्राई हाइड्रोफोलेट के साथ डिफरेंट वन कार्बन अटैच है यूनिट अटैच हो गए हैं। अब वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये देखिए मैं आपको टेट्राहाइड्रोफोलेट का बताती हूँ। ये देखिए ये N5 है और ये N10 है। अब कुछ ग्रुप वन कार्बन या इसके साथ अटैच होंगे या वन कार्बन इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आगे अटैच होके अब आप देखिए वो मैं कह रही ये देखिए ये फॉर्मेट बस टेट्राहाइड्रोफोलेट तो यहाँ पर ये N10 के पास ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो गया
और ये N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट बन गया। यहाँ एक कार्बन है, तो ये वन कार्बन मेटाबॉलिज्म की आप बात कर रहे हैं जो टेट्राहाइड्रोफोलेट के साथ अटैच होते हैं और फिर आगे डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। अब ये जब ये सब बन जाएगा तो ये आगे प्योरीन बनाता है। इसी तरह हिस्टिडीन जब इसके टेट्राहाइड्रोफोलेट के साथ अटैच होगा तो ये N5 पर ये मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट बना देगा। ये देखिए ये N5 पर अटैच है और आगे ये वही स्ट्रक्चर है और ये एक कार्बन एटम N5 पर अटैच हुआ, ये N10 पर अटैच हुआ और ये हिस्टिडीन हुआ और ये N5 N10 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट बना दिया। इसी तरह ग्लाइसिन, सीरीन और फॉर्मल्डिहाइड अटैच होंगे इसके साथ N5 पे, तो ये N5 N10 मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट बना देंगे और वो टीएमपी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट बनाएगा। तो इससे क्या पता लगा कि और ये इसी तरह अब ये देखें मिथाइल मिथियोनिन, ये जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो मिथियोनिन बनाएगा। तो इस तरह से ये हमें पता लगा कि ये जो है टेट्राहाइड्रोफोलेट जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड है, इसके जो N5 या N10 पर कोई भी वन कार्बन ग्रुप अटैच हो जाता तो वो आगे कोई भी ये जो अमाइनो एसिड्स के ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो आगे वो बहुत से कंपाउंड बनाते हैं। तो ये इसका रोल है फोलिक एसिड का अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में कि ये डिफरेंट अमाइनो एसिड को आपने N5 या N10 पर अटैच कर लेता है और उसके बाद वो जो कंपाउंड बनता है वो डिफरेंट चीजों की मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। जैसे ये प्यूरिन बनाएगा, ये जो है ये आगे टीएमपी बनाएगा, इसी तरह ये मिथियोनिन बनाएगा। इसी तरह मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये क्या कर रहे हैं। आप नोट करें कि फोलेट डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी प्रेजेंट एज अ मेगालोब्लास्टेमिया होता है, आपने विटामिन में भी पढ़ा होगा, ड्यू टू डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द प्योरीन एंड ऑफ टीएम नीडेड फॉर डीएनए सिंथेसिस। तो ऑब्वियसली इसी से टीएमपी बनता है जो और प्योरीन बनते हैं, टीएमपी बनते हैं जो कि हमें प्रोटीन की सिंथेसिस में यूज होते हैं। इसलिए इसकी कमी हो जाएगी तो मेगालोब्लास्ट एनीमिया हो जाता है। अब हम बायोसिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड पढ़ेंगे। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हुए, मैं इसकी जस्ट रिवीजन करा रही हूँ कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म की इंटरमीडिएट्स हमें हासिल होते हैं, और एज इन द केस ऑफ टायरोसिन एंड सिस्टीन फ्रॉम द एसेंशियल अमाइनो एसिड फिनाइलएलानिन एंड मिथियोनिन। टायरोसिन फिनाइलएलानिन से होता है और सिस्टीन से मिथियोनिन बनती है। सम अमाइनो एसिड found in proteins such as hydroxyproline and hydroxylysine are modified after their incorporation into protein. ये modified किए जाते हैं और जब ये प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं तो इनकी आगे modification होती है। तो ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की सिंथेसिस है। अब हम synthesis from alpha keto acid. So alanine, aspartate, and glutamate are synthesized by the transfer of amino group to alpha keto acid, pyruvate, oxaloacetate, and alpha ketoglutarate respectively. These transamination reactions are most direct of biosynthesis part. ये जो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन है ये आपको पता होगा कि most direct है biosynthesis of pathways के. Glutamate is unusual in that it can also be synthesized by the reverse of oxidative deamination. ये रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन से भी ग्लूटामेट बन जाता है, वो जो जिसको कैटालाइज करता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब ये देखिए ये है एलेनिन, अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफर से पायरुवेट बना, एस्पार्टेट की अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफर टू अल्फा कीटो से ऑक्सैलोएसीटेट बनता है, ग्लूटामेट की अमाइनो एसिड की ट्रांसफर से अल्फा कीटो ग्लूटारेट करता है। ये दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एलेनिन, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड। तो ये आपको अगर कोई पूछे कि एलेनिन कैसे बना, तो ट्रांसएमिनेशन से कैसे क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, एस्पार्टेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनता है, ग्लूटामेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है। और ये रिएक्शन क्या कहलाते हैं, ये ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होता है, अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफर होता है टू अल्फा कीटो एसिड्स में। अब हम करेंगे बात दूसरा है सिंथेसिस ऑफ
ग्लूटामाइनडाइजेशन। ये ग्लूटामीन है, दिस अमीनो एसिड which contain an amide linkage with ammonia at the gamma carboxylic is formed from glutamate. ये देखिए, ये गैमा इसका कार्बोक्सिलिक, ये गैमा कार्बोक्सिलिक एंड है, ये वाला, क्योंकि इसके और भी सी है, ये भी एक है, ये गैमा इसको कहते हैं। ये इसकी ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ ये एमाइड लिंकेज के साथ यहाँ पर मिला होता है। और ये कैसे बनता है ग्लूटामीन? बाय ग्लूटामीन सिंथेटेज से। आपको पता है कि जब सिंथेटेज होगा तो इसको रिक्वायर ये करता है एटीपी। इसके लिए एटीपी, इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए एटीपी की सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। इन एडिशन टू प्रोटीन ग्लूटामीन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इस रिएक्शन में ग्लूटामीन प्रोड्यूस होती है हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। ये ऑल्सो सर्व करता है मेजर मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एमोनिया इन द। आपको पता है ये मेजर मैकेनिज्म है इसका, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है एमोनिया को इन नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। इसी से एमोनिया जो है वो नॉन टॉक्सिक फॉर्म में भी सर्व होती है। इसका मेजर मैकेनिज्म ये है। अब हम करेंगे एस्पारेजीन, the amino acid which contain amide linkage with ammonia at beta carboxylic acid। ये एस्पारेजीन का फॉर्मूला है और ये बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन से ये अमोनिया जो है ये एमाइड लिंकेज के साथ अटैच है। और कौन सा, ऑब्वियसली ये एस्पारेजीन बननी है, तो ये जो एंजाइम होगा एस्पारेजीन सिंथेटेज, एस्पारेजीन सिंथेसिस यूजिंग ग्लूटामीन एज एमाइड डोनर। और एमाइड डोनर कहाँ से आएगा? क्योंकि एस्पारेजीन में आपको पता है 2 अमीनो ग्रुप होते हैं, तो एक अमीनो ग्रुप जो है वो ग्लूटामीन से आएगा। एक अमीनो ग्रुप के साथ तो उसकी ऑलरेडी लिंकेज है क्योंकि वो अमीनो एसिड है, लेकिन जो दूसरा इसकी सिंथेसिस में दूसरा अमीनो ग्रुप ग्लूटामीन से आता है। और उसकी सिंथेसिस कैसे हुई है? ये एस्पार्टेट से, कौन से एंजाइम से? बाय एस्पारेजीन सिंथेटेज। और फिर वही बात, अगर सिंथेटेज है तो उसको भी इसकी सिंथेसिस के लिए एटीपी की जरूरत होगी। अब एक प्रोलीन है, वो ग्लूटामेट जो है वो कन्वर्टेड टू प्रोलीन, ग्लूटामेट ही प्रोलीन में कन्वर्ट हो जाता है बाय साइक्लाइजेशन। उसकी साइक्लाइजेशन होता है, रिडक्शन रिएक्शन के जरिए ये प्रोलीन बन जाता है। अब है सीरीन, ग्लाइसिन एंड सिस्टीन। सीरीन, दिस अमीनो एसिड अराइज फ्रॉम, आपको पता है आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी होगी, तो ये अमीनो एसिड अराइज फ्रॉम 3-phosphoglycerate and intermediate in glycolysis के intermediate में बनता है, which is first oxidized to phosphopyruvate। पहले ये phosphopyruvate बन जाता है and then transaminated to 3-phosphoserine, और उसके बाद इसकी transamination होती है और 3-phosphoserine बन जाता है। यानी क्या, यानी कहाँ से ये मिलता है हमें सीरीन? पहले ग्लाइकोलिसिस में 3-phosphoglycerate बनता है, फिर ये ऑक्सीडाइज होके फॉस्फोपायरोफायरुवेट बनता है और उसकी ट्रांसएमिनेशन होती है तो 3-phosphoserine बन जाता है। सीरीन, और फिर सीरीन इज फॉर्म बाय हाइड्रोलिसिस, और इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है फॉस्फोएस्टर की, तो सीरीन मिल जाता है। और इसके अलावा भी सीरीन कैन बी फॉर्म फ्रॉम ग्लाइसिन through transfer of hydroxymethyl group by serine hydroxymethyl transferase using N5 N10 methylene as one carbon donor। अब यहाँ से फिर हमें ये टेट्राहाइड्रोफोलेट की रोल का पता लगा कि सीरीन इस तरीके से भी हमें सिंथेसाइज होती है। मैं इसका आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सीरीन कैसी हुई? ये हमारी सीरीन आप देखें, ये ग्लाइसिन से बाय N5 N10 मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सीरीन हाइड्रोक्सीमीथाइल ट्रांसफरेज है, तो ये यहाँ से टेट्राफोलेट निकल गया और सीरीन टेट्राहाइड्रो ट्रांसफरेज की मदद से हमें ये सीरीन मिल गई। ग्लाइसिन से सीरीन कैसे मिली? ग्लाइसिन से सीरीन, the tetrahydrofolate N5 N10 methylene tetrahydrofolate ने in the presence of serine hydroxymethyl transferase से ये हमें ये सीरीन मिल गई। तो ये सीरीन के मिलने का एक तो ग्लाइकोलिसिस में हम के जरिए मिलती है और एक
टेट्राहाइड्रोफोलेट से की N5 and 10 मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट का जो ग्रुप है आगे ग्रुप्स हैं उनसे ये हमें मिली सीरीन। तो ये देखें सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज ये एंजाइम ने एक्ट किया और N5 and 10 मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट से हमें सीरीन मिल गई। तो ये सीरीन can be formed from glycine through transfer of hydroxymethyl group by the serine hydroxymethyl using N5 and 10 methylene tetrahydrofolate as one carbon donor। ठीक हो गया कि हमें सीरीन ग्लाइसिन से मिली कैसे? by the transfer of hydroxymethyl group by serine hydroxymethyl transferase using N5 and 10 methylene tetrahydrocarbon as one carbon donor। ये आप इसको देखेंगे तो आपको एकदम पता लगेगा कि ग्लाइसिन से सीरीन कैसे बनी। कौन सा एंजाइम है? सीरीन हाइड्रोक्सीमेथाइल ट्रांसफरेज। सीरीन ये किसकी उस मदद से N5 and 10 मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये इससे मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट निकल गया और मिथिलीन जो थी वो इससे ये सीरीन बन गई। ये देखें फिर से आप देखें कि सीरीन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लाइसिन थ्रू ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोक्सीमेथाइल ग्रुप बाय सीरीन हाइड्रोक्सीमेथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है किससे? हाइड्रोक्सीमेथाइल ट्रांसफरेज से यूजिंग N5 and 10 मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट एज वन कार्बन डोनर। तो जब यहाँ से ये मिथिलीन यहाँ से निकल जाती है, सीरीन हाइड्रोक्सीमेथाइल ट्रांसफर से टेट्राहाइड्रोफोलेट निकल गया और ये सीरीन बन गई। अब हम अगला है ग्लाइसिन। दिस अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सीरीन बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सीमेथाइल ग्रुप आल्सो बाय सीरीन हाइड्रोक्सीमेथाइल ट्रांसफरेज। अब आप देखिए कि ग्लाइसिन जो है वो भी कैसे बना? वो सीरीन से बन गया, हाइड्रोक्सीमेथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो गया तो ग्लाइसिन बन गया। तो या सीरीन हाइड्रेटेज से। तो ये एक इंटरकन्वर्टेबल है ग्लाइसिन। दिस अमीनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सीरीन बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सीमेथाइल ग्रुप आल्सो बाय सीरीन हाइड्रोक्सीमेथाइल ट्रांसफरेज। THF is the one carbon acceptor। ये वन कार्बन एक्सेप्टर इसमें यूज हो गया। ये आप लोगों ने पहले भी डॉक्टर अली ने आपको पढ़ाए होंगे। तो ये इस तरह ग्लाइसिन से सीरीन और सीरीन से ग्लाइसिन और दोनों में टेट्राहाइड्रोफोलेट के इसमें इसकी जरूरत पड़ती है एज वन कार्बन डोनर की। Cysteine. This amino acid is synthesized by two consecutive reactions in which homocysteine combined with serine forming cystothionine that in turn is hydrolyzed to ketobutyrate and cysteine. Homocysteine is derived from methionine because methionine is an essential cysteine। आप इधर से देखें homocysteine जो homocysteine से in the presence of cysteine or beta synthase से और in the presence of homocysteine combined with serine and serine और इसको हाइड्रोलाइज होती है तो सिस्टोथायोनीन बन जाता है। और सिस्टोथायोनीन पर जब गामा सिस्टोथाइनेज एंजाइम एक्ट करता है तो सिस्टीन बन जाता है जो कि फिर हाइड्रोलाइज हो जाता है वाटर अल्फा कीटोब्यूटारेट और अमाइनो ग्रुप में अमोनियम ग्रुप में कंपोज हो जाता है। तो ये भी आपने पहले पता होगा कि होमोसिस्टीन से सिस्टीन बनती है। आप इसका वो देखिए this amino acid synthesized by two consecutive in which homocysteine combined with serine forming cystothionine in turn is hydrolyzed to alpha ketocysteine। Homocysteine is derived from methionine because methionine is an essential amino acid। Cysteine synthesis can be sustained only if the dietary intake of methionine is adequate। क्योंकि ये methionine से बनती है, homocysteine methionine से बनती है, इसलिए मिथ्योनिन एसेंशियल अमीनो एसिड है तो सिस्टीन की सिंथेसिस सस्टेन की जाती है सिर्फ अगर डाइटरी इनटेक ऑफ मिथ्योनिन काफी ज्यादा हो। ठीक हो गया? तो ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है।
टायरोसिन, आपको पता है टायरोसिन इज फॉर्म फ्रॉम द phenylalanine. Phenylalanine by phenylalanine hydroxylase. The reaction require molecular oxygen and coenzyme tetrahydrobiopterin, which can be synthesized from guanosine by the body. by the body. तो ये है वन एटम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. ये मैं आपको इधर से बताती हूँ. ये देखिए टायरोसिन कैसे, ये फिनाइल एलेनिन से सिंथेसाइज होती है टायरोसिन. एंजाइम कौन सा है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. ये इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड टेट्राहाइड्रोबायोटीन एज अ कोएंजाइम इसके साथ एक्ट करते हैं. तो फिर ये टायरोसिन बनती है, जो कि कार्बन बनती है, जो कि हाइड्रोलिसिस इसकी, जब टायरोसिन इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाए फिनाइलएलेनिन की, तो ये डाइहाइड्रोबायोटीन देता है और इधर से टायरोसिन बन जाती है. तो बायोटीन से BH4 यानी टेट्राहाइड्रोबायोटीन कैसे बनती है? ये GTP और GTP डाइहाइड्रोबायोटीन पर एक्ट करता है, तो ये टेट्राहाइड्रोबायोटीन बन जाती है. तो ये देखिए आप इसमें जब पढ़ेंगे आप उसको डायग्राम को देख लिया करें, और फिर जब आप अपने टेक्स्ट पर आते हैं तो आपको समझ आ जाती है. देखिए टायरोसिन इज फॉर्म फ्रॉम phenylalanine by phenylalanine hydroxylase. Reaction required molecular oxygen and coenzyme tetrahydrobiopterin. ये देखिए molecular oxygen and tetrahydrobiopterin. Molecular oxygen and tetrahydrobiopterin and phenylalanine hydroxylase. फिर से आप देखिए टेक्स्ट. Which can be synthesized from guanosine triphosphate by the body. और ये कहाँ से बना? डाइहाइड्रोबायोटीन का synthesized from guanosine GTP से by the body. ये देख लें आप फिर से. Which can be synthesized from GTP from the body, from BH2 from the body से बना है ये. ठीक है, इस तरह देख लिया करें. जब आप ऐसे डायग्राम को देख के और फिर टेक्स्ट को देखेंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगी. ठीक है. अब B4 is अब वो फिर से आपको बता रहा है कि B4 is regenerated from BH2 by NADH requiring dihydropteridine reductase. तो ये कैसे बना बेटी? ये डाइहाइड्रोटेरिडीन से बना है, डाइहाइड्रोटेरिडीन रिडक्टेज से. ये किससे बना? ये डाइहाइड्रोटेरिडीन BH4, ये इसकी रिडक्शन से BH4 की, ये कहाँ से बना? ये GTP की उससे बना था. और ये डाइहाइड्रोटेरिडीन रिडक्टेज इसकी रिडक्शन होगी तो ये टेट्राहाइड्रो ये बन जाता है. और इन द प्रेजेंस ऑफ NADH और ये NAD जो है वो निकल जाता है. तो ये आपको इस तरह देख के टायरोसिन लाइक सिस्टीन इज फॉर्म फ्रॉम एसेंशियल अमाइनो एसिड. ये भी आपको पता है एसेंशियल अमाइनो एसिड से is therefore non essential only in the presence of adequate diet. अगर बहुत ज्यादा फिनाइलएलेनिन हमारी बॉडी में है तो फिर ये नॉन एसेंशियल हो जाती है. लाइक सिस्टीन इज फॉर्म फ्रॉम एसेंशियल अमाइनो एसिड and is therefore non-essential only in presence of adequate dietary. अगर dietary phenylalanine काफी है तो फिर ये non-essential हो जाती है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे ये अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर. अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म के कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? तो हम अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे. ये इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आर कॉमनली कॉज्ड बाय, आपको पता है ये जीन्स की म्यूटेशन हो जाती है तो उसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन बनती है या एंजाइम, मोस्ट ऑफन एंजाइम. The inherited defect may be expressed as total loss of, जो inherited defect होते हैं वो total loss of या enzyme की activity होती है या more frequently as a partial deficiency, या तो enzyme की catalytic activity बहुत कम हो जाती है या total loss of enzyme की activity होती है. और ये inborn error of metabolism की है जिस genes पे mutation हो जाती है. अब है माइनस के डिसऑर्डर कंटिन्यू है. विदाउट ट्रीटमेंट द इनहेरिटेड डिफेक्ट ऑफ ऑलमोस्ट इनवेरिएबल इज, अगर इनकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये इनकी जो ऑलमोस्ट
क्या रिजल्ट होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है और अदर डेवलपमेंट या कोई दूसरी डेवलपमेंट में एब्नॉर्मेलिटी हो जाती है एज हार्मफुल एक्यूमुलेशन मेटाबोलाइट एक्यूमुलेट मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में अगर इन चीजों की कमी है, अनस्टेबल है, अभी आया था कि अनस्टेबल है वो इंटरनेट का कनेक्शन। ठीक है, होते रहता है। अच्छा, other developmental problem as a consequence of harmful accumulation of metabolite, जो और भी कोई ये तो मेंटल रिटार्डेशन वगैरह होती हैं मेटाबॉलिज्म की में ऑलमोस्ट मेंटल रिटार्डेशन या अदर डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटीज होती हैं कि क्यों एज अ consequence of harmful accumulation of metabolite, जो उसकी मेटाबोलाइट्स की हार्मफुल accumulation हो जाती है। अब है इसका पहला है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया किस वजह से होता है? बाय द डेफिशिएंसी ऑफ phenylalanine hydroxylase. Biochemically it is characterized by the accumulation of phenylalanine and deficiency of tyrosine. Hyperphenylalanemia may also be caused by deficiency in any of the several enzymes required to synthesize BH4 or dihydropteridine reductase which generate BH4 from it. अब आपको पता है, मैं आपको कह रही हूँ कि ये फिनाइल कीटोन्यूरिया डेफिशिएंसी ऑफ इस एंजाइम की वजह से होते हैं। बायोकेमिकली इट इज क्या होता है, इट इज एक्यूमुलेट हो जाती है फिनाइलएलेनिन या डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिन, क्योंकि आपको पता है फिनाइलएलेनिन से ही टायरोसिन बनती है या डेफिशिएंसी हो जाती है टायरोसिन की, तो हाइपरएलेमिया में बी कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी। आपको पता है इसमें बहुत से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं ये फिनाइलएलेनिन से ही बनने के लिए, टायरोसिन बनने के लिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया से। तो वो सब एंजाइम जो इसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाता है। यहाँ पे ये देखे लिखा हुआ है फिनाइल एलेनिन एंड डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिन फिनाइल हाइपरफिनाइल phenylanemia may be caused by the deficiency any of the several enzymes required to synthesize BH4 or in hydropteridine reductase, which generate BH4 from BH2. आपको पता था इसकी सिंथेसिस में BH4 इन्वॉल्व था और BH2, तो इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी हो जाए तो यह हाइपर फिनाइल एनीमिया हो जाता है। तो इसको कहते हैं फिनाइल सच डेफिशिएंसी इनडायरेक्टली इनकी डेफिशिएंसी की वजह से फिनाइल एलेनिन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है बिकॉज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज रिक्वायर, क्योंकि आपको पता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज रिक्वायर BH4 की कोएंजाइम की जरूरत होती है। BH4 कोएंजाइम ना हो तो आगे आपने देखा होगा कि वो आगे आपकी टायरोसिन नहीं बनती, आपकी नहीं बनती, तो इसलिए इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये हाइपरफिनाइलेमिया हो जाता है। ये देखिए ये पीकेगा फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम में इन सब की किसी की भी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये टायरोसिन नहीं बनती है। तो इसकी वजह से किसी की भी डेफिशिएंसी या इसकी कमी हो जाए या इसकी कमी हो, किसी की भी कमी हो जाए तो फिनाइल एलेनिन हमारे बॉडी में ब्लड में रेज हो जाती है, जिसकी वजह से फिनाइल BH4 अच्छा indirectly raise phenylalanine because phenylalanine hydroxide require this. अब ये देखें, अब BH4 is also required for tyrosine hydrolase and tryptophan hydrolase which catalyze reaction leading to the synthesis of. अब आपको पता है कि BH4 की रिक्वायरमेंट है कि वो टायरोसिन हाइड्रोलेज के उसकी जरूरत होती है, एज ए कोएंजाइम काम करता है। ट्रिप्टोफैन हाइड्रोलेज की भी जरूरत होती है एज ए कोएंजाइम, जो कि leading to this which catalyze reaction leading to the synthesis of neurotransmitters such as serotonin and catecholamine. ये neurotransmitter की synthesis भी इन्हीं एंजाइम की वजह से होती है। तो
simply restricting dietary phenylalanine does not reverse the central nervous system. अगर हम सिर्फ phenylalanine को restrict कर दें अपनी डाइट में तो हम रिवर्स नहीं कर सकते सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट को ड्यू टू डेफिशिएंसीज इन न्यूरोट्रांसमीटर. So simply restricting dietary phenylalanine does not reverse the central nervous system effect due to deficiency in neurotransmitter. तो इसके लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत होती है with BH4 or L-DOPA and N5-hydroxytryptophan improve the clinical outcome in these variant form of hyperphenylalanine although responsive. तो इसके लिए ये रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत होती है जिसमें BH4 या L-DOPA या 5-hydrox जितने भी एंजाइम है उनको इम्प्रूव करते हैं क्लिनिकल आउटकम इन दिस वेरिएंट फॉर्म ऑफ हाइपरफेनिलएलेनिन. इन सब की हम इम्प्रूव करते हैं ऑल्दो अगर इसका जो रिस्पॉन्स है वो अनप्रिडिक्टेबल है. ये देखिए ये बता रहा है deficiencies in dihydropteridine reductase or any of the enzyme of BH4 synthesis lead to the hyperalinemia, hyperphenylalaninemia and decreased synthesis of catecholamine and seriotidine. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा. टायरोसिन से कैचिकोलामीन बनता है, ट्रिप्टोफैन से सीरियोटिडीन बनती है और ये सारे एंजाइम में BH4 और BH2 की जरूरत पड़ती है. उनमें से किसी की भी कमी हो जाए तो वो हाइपर एलिनीमिया को रेस कर देता है. हमारा हाइपरफेनिलएलेनिमिया हो जाता है, हाइपरफेनिलएलेनिमिया. तो अब हम BH4 रिकॉयल ये हो गया. अब हम देख एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक. अब ये फिनाइलकीटोन्यूरिया की एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये also by elevated level of phenylketonuria. इसमें phenylketone भी यूरिन में बढ़ जाता है. Elevated phenylalanine है. Phenylalanine is present in elevated in tissue, plasma and urine. Phenyl acetate, phenyl lactate, phenyl acetate and phenyl pyruvate which are not normally produced in significant amount in the presence of functional phenylalanine hydroxylase are also elevated in PKU. तो ये PKU is also by elevated level of phenylketone in urine. तो इसमें phenylketone भी आ जाती है. Elevated phenylalanine है पहला. phenylalanine is present in elevated, ये तो आपको बताया कल in tissue, plasma, urine. Phenyl lactate, phenyl acetate and phenyl pyruvate which are not normally, ये normally नहीं produce होते in significant amount in the presence of functional phenylalanine hydroxylase. जब presence of functional phenyl की presence में ये नहीं होती, ये भी are also elevated. लेकिन phenylketonuria में ये elevate हो जाती है. प्रॉपर में ये सब नहीं होती फिनाइल एसीटेट और फिनाइल लैक्टेट वगैरह प्रॉपर. लेकिन जब ये फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये भी इस डिजीज में हाई हो जाते हैं. दीज ये जो मेटाबोलाइट्स हैं ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं फिनाइल एसीटेट, फिनाइल, ये सब जो है गिव यूरिन ए कैरेक्टरिस्टिक मस्टी यानी मॉक्सी ओडर सी आने लगती है उसके मेटाबोलाइट्स की वजह से यूरिन में. अब CNS सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इफेक्ट क्या होते हैं? जब इस पर इसके इफेक्ट की वजह से क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, फेलियर टू वॉक और टॉक, सीजर, हाइपर एक्टिविटी, ट्रेमर, माइक्रोसेफेली एंड फेलियर टू ग्रो एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फाइट इन पीपल. तो अगर CNS पर जब ये इफेक्ट होता है तो क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, वॉक में फेलियर हो जाती है, बोलने में, वॉक में उसमें डिफिकल्टी हो जाती है, सिजर्स होते हैं, हाइपर एक्टिविटी शुरू हो जाती है, ट्रेमर होने लगते हैं, माइक्रोसेफेलाई क्या होता है? सर छोटा हो जाता है. आपने देखा होगा कुछ बच्चों के साथ बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोसेफेलाई. एंड फेलियर टू ग्रो और बढ़ता नहीं है बच्चे. फाइंडिंग इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है. The patient with untreated PKU typically shows symptoms of mental retardation. ये जो जिनको ट्रीट ना किया जाए तो वो सिम्टम शो करते हैं मेंटल रिटार्डेशन की by the age of 1 year.
1 ईयर के बाद वो ये सिम्टम शो करने लगते हैं एंड रेयरली अचीव एन IQ बिट, और उनका IQ 50 से ज्यादा नहीं होता। अब है हाइपर पिगमेंटेशन। पेशेंट विद phenylketonuria often show a deficiency of pigmentation. इनकी phenylketonuria में ये हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है, शो hypopigmentation, deficiency of pigmentation, fair hair, light skin color and blue eyes. The hydroxylation of tyrosine by tyrosinase, which is the first step in formation of pigment melanin, is completely inhibited by the high level of phenylalanine. क्योंकि PKU में हाई लेवल ऑफ फिनाइल एलेनिन होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिलेशन जो है टायरोसिन की टायरोसिनेज से वो रुक जाती है। उसकी वजह से, इसी की वजह से मेलानिन ने बनना होता है, जो पिगमेंट है वो नहीं बन पाते। यानी कि जब phenylketonuria में ज्यादा होता है तो उसकी हाइड्रोक्सिलेशन, टायरोसिन की हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होती बाय टायरोसिनेज, और इसी की वजह से फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट होते हैं मेलानिन हुआ, तो वो इनहिबिट हो जाते हैं हाई लेवल ऑफ phenylalanine की वजह से। इसलिए पेशेंट विद phenylketonuria ऑफन शो डेफिशिएंसी ऑफ पिगमेंटेशन। तो अगर आपको कोई पूछे कि क्यों होते हैं ये, इसकी तो आप बताएंगे क्योंकि टायरोसिन की टायरोसिनेज से हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से मेलानिन ने बनना होता है। मेलानिन के पिगमेंट है और वो पिगमेंट नहीं बनते, इसलिए सब शो डेफिशिएंसी ऑफ पिगमेंटेशन शो करता है, जिसकी वजह से फेयर हेयर, लाइट हेयर एंड ब्लू आईज होती हैं। अब न्यू बोर्न स्किनी एंड अब जो न्यू बॉर्न है, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ phenylketonuria is important, but because the disease is treatable by dietary means. अब अर्ली डायग्नोसिस इसलिए बहुत important है कि वो ट्रीट की जा सकती है dietary means से, because of the lack of neonatal symptom. Laboratory testing for elevated blood level of phenylalanine is mandatory for texture, क्योंकि neonatal जो होते हैं न्यू बॉर्न बच्चों में सिम्टम्स नहीं होते, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, आपको पता नहीं लग सकता कि ये phenylketonuria है या नहीं है। तो उनके लिए लेबोरेटरी टेस्टिंग की, ब्लड की लेबोरेटरी टेस्टिंग फॉर phenylalanine के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है फॉर डिटेक्शन। तो however the infant receive क्या frequently has normal level of phenyl, लेकिन क्या होता है कि phenylketonuria जो नॉर्मल ब्लड लेवल बर्थ में बिल्कुल नॉर्मली होता है। बर्थ में अगर आप उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे तो नॉर्मल होता है। क्यों? बिकॉज द मदर्स क्लियर, क्योंकि जो मदर है वो इंक्रीज ब्लड phenylalanine को क्लियर कर देती है इन हर अफेक्टेड फीटर्स थ्रू द प्लेसेंटा, उसको क्लियर कर देती है। तो अर्ली स्टेज में उसका वो नॉर्मली आता है phenylalanine एट बर्थ, तो बर्थ में नॉर्मल आता है। अब नॉर्मल लेवल ऑफ phenylalanine में परसिस्ट, अब ये नॉर्मल लेवल बच्चे का परसिस्ट करता है until the newborn is at 4 to 24 to 48 hours of protein feeding। अब ये नॉर्मल परसिस्ट कर देता है यहाँ तक कि बच्चे को, न्यूबॉर्न को हम एक्सपोज करें 24 से 28 आवर्स ऑफ प्रोटीन की फीडिंग में। The screening tests are typically done after this time to avoid false negatives। इसलिए 24 से 48 आवर्स के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट करने चाहिए बच्चे के, ताकि पता लगे कि वो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं आया। For newborn with positive screening test, diagnosed is confirmed through quantitative determination of, क्योंकि हम जब फिर अगर न्यूबॉर्न का पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट आ गया तो उसको हम कंफर्म करते हैं थ्रू क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ उसके लेवल को, phenylalanine के लेवल को क्वांटिटेटिवली हम मॉनिटर करते हैं। तो इस तरह फिर वो प्रीनेटल। अब है प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ phenylketonuria। Classic phenyl is family of diseases caused by any 100 or more different mutation। ये जो क्लासिक phenylketonuria है, ये family of diseases caused by any of 100 or more different mutation in gene that code for वो ये जो phenylalanine hydroxylase की जीन की कोई 100 different mutation हो जाती हैं, वो उससे ये classic phenylketonuria होता है।
होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी गिवन म्यूटेशन वेरीज अमंग पॉपुलेशन। अब इसकी जो 100 एनी ऑफ 100 और मोर डिफरेंट म्यूटेशन है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी पॉपुलेशन पर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। एंड द डिजीज इज ऑफन डबली हेट्रो, और ये डिजीज heterozygous होती है, that is the phenylalanine hydrolase gene has a different mutation and each line उसकी जो different genes की mutation होती है different alleles में। Despite this complication prenatal है, अगरचे वो कहता है कि ये different genes पर 100 इसकी different mutation होती है एंजाइम की, और frequency भी different होती है among different population, और heterozygous होती है, लेकिन फिर भी डिफरेंट म्यूटेशन और डिफरेंट एलीज पे होती है, फिर भी इस कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद भी ये प्रीनेटल डायग्नोसिस जो है वो पॉसिबल है। तो उसकी पॉसिबिलिटी कहता है हो जाती है पॉसिबल, अपने उनके तरीकों से पॉसिबल होती है। इन फिनाइल कीटोन्यूरिया blood phenylalanine is maintained close to normal age by feeding synthetic amino acid preparation low in phenylalanine। तो कहता है कि उन पेशेंट में जिन्हें फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, उसकी ब्लड में फिनाइल एलानिन की जो को मेंटेन किया जाता है तो नॉर्मल रेंज में मेंटेन बाय सिंथेटिक फीडिंग अमाइनो एसिड की खास प्रिपरेशन बनाई जाती है जिसमें लो फिनाइल एलानिन होती है with some natural food selected for their low phenol। तो ऐसे नेचुरल फूड को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें लो फेनिलाइल एलानिन होती है, तो उनके लिए ऐसी और उसको लो फेनिलाइल एलानिन होती है ऐसे फूड को सिलेक्ट किया जाता है। The amount is adjusted according to the tolerance of the individual as measured by। अब उनका क्योंकि हमने फेनाइलेनिन का टेस्ट किया हुआ था, तो इस अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू कितनी टॉलरेंस है उस इंडिविजुअल में। The earlier treatment is started, तो इस तरह फिर earliest treatment started, the more completely neurologic damage can be prevented। और इससे जो ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हो जाती है लोग फिनाइलेनिन देने से डिफरेंट सिंथेटिक फूड के जरिए, तो जो अर्ली ट्रीटमेंट्स जब स्टार्ट की जाती है तो वो कम्प्लीटली न्यूरोलॉजिक डैमेज कैन बी, तो न्यूरोलॉजिक डैमेज को प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा, वो कह रहा है कि ट्रीटमेंट मस्ट बिगिन विद ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 to 10 days ऑफ लाइफ टू प्रिवेंट मेंटल, और कहता है इस ट्रीटमेंट को 7 से 10 दिन के बाद शुरू किया जाए ताकि मेंटल रिटार्डेशन ना हो। बिकॉज phenylalanine is an essential amino acid, overzealous treatment that result in blood phenylalanine level low नॉर्मल इज अवॉइडेड। कहता है क्योंकि ये एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है, तो इसलिए इसकी इतनी ज्यादा ट्रीटमेंट ऐसे नहीं कर देनी चाहिए कि उसका लेवल बहुत कम हो जाए, तो अवॉइड बिकॉज दिस कैन लीड टू पुअर ग्रोथ। और अगर इसका बहुत ही कम लेवल कर दो और ये अमाइनो एसिड है तो ऑब्वियसली वो पुअर ग्रोथ की तरफ चलाएगा और न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स भी अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। इन पेशेंट दैट fecal टायरोसिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय फिनाइलेलानिन, तो टायरोसिन फिनाइलेलानिन से नहीं स्टार्ट है एंड देयरफॉर इट बिकम एन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड सो मस्ट बी सप्लाइड। अब क्योंकि पेशेंट में फिनाइल कीटोयूरिया के पेशेंट में टायरोसिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनाइलेलानिन, से नहीं सिंथेसाइज हो, देयरफॉर इट become an essential amino, इसलिए वो essential amino acid हो जाता है, so it must be supplied in the diet ताकि उसको डाइट में दिया जाए। Discontinuation of phenylalanine restricted diet before 8 years of age is associated with poor performance। अगर हम डिसकंटिन्यू कर देंगे phenylalanine की restricted diet before 8 years of age, 8 साल से पहले उसकी डिसकंटिन्यू कर देंगे तो प्योर परफॉर्मेंस ऑन IQ हो जाएगा। Adult PKU patient show deterioration of IQ score after discontinuation of diet। तो जो adult PKU के जो patient है वो deterioration IQ score after discontinuation करने के बाद show करना शुरू कर देते हैं, उनकी IQ की deterioration हो जाती है। Lifelong restriction of dietary phenylalanine is therefore removed। इसलिए lifelong restriction of dietary phenylalanine is therefore recommend की जाती है।
Individual with PKU are advised to avoid aspartame. उनको lifelong restriction of dietary phenylalanine is therefore recommend की जाती है. और phenyl individual with PKU are advised to avoid aspartame. ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है दैट कंटेन फिनाइल. तो जिनको भी ये डिजीज होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया, उन्हें एडवाइस किया जाता है कि ये स्वीटनर ना इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर फिनाइल एलेनिन होती है. तो ये अब if women with phenyl who are not low phenylalanine diet come pregnant, the offspring are affected with maternal PK. अगर वो woman जो जिसने जिसको कि ये phenyl कीटोन्यूरिया है और उसने low phenyl diet नहीं ली during pregnancy, the offspring affected with maternal, तो जो offspring होगा वो affect हो जाएगा maternal PKU syndrome से. High blood phenylalanine level in the mother has tetragenic effect, causing microcephaly, mental retardation, and congenital heart abnormality in that. तो जब high blood phenylalanine level in the mother में अगर high phenylalanine level होगा तो उसका teratogenic effect है. इसका teratogenic effect है. टेरोटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है? टेरोटोजेनिक इफेक्ट होता है कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो टेरोटोजेनिक कुछ सब्सटेंसेस होते हैं दैट में कॉज बर्थ डिफेक्ट करते हैं वाया टॉक्सिक इफेक्ट ऑन एन एम्ब्रियो और फीटस या एम्ब्रियो या फीटस में ऐसे सब्सटेंसेस जो कॉज करते हैं कि बर्थ की में डिफेक्ट्स में बर्थ की में डिफेक्ट हो जाते हैं वाया टॉक्सिक इफेक्ट ऑन एन एम्ब्रियो एंड फीटस. तो अगर मदर का हाई फिनाइलिन लेवल होगा मदर का तो वो टेराटोजेनिक इफेक्ट कॉज करेगा, कॉजिंग माइक्रोसेफेलाई यानी सर छोटा हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी और कंजेनिटल हार्ट एब्नॉर्मेलिटीज हो जाएंगी इन द फीटस. बिकॉज दीज developmental responses to high phenylalanine occur during the first month of the pregnancy. क्योंकि ये जो developmental responses है ना high phenylalanine occur during the first month of pregnancy में ये occur करती हैं. Thus dietary control of blood phenyl must begin prior to conception. इसलिए पहली कंसेप्शन से पहले ही कंट्रोल करना चाहिए फिर ब्लड के फिनाइलिन को एंड मस्ट बी मेंटेन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. और इसको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इसको मेंटेन करना चाहिए. तो बस ये फीनाइल कीटोन्यूरिया आज मैंने आपको पढ़ाना था जो कि आपको पता लग गया कि अगर मदर को भी फीनाइल कीटोन्यूरिया और उसने दो फिनाइलेलानाइन डाइट नहीं ली है तो उसके ऑफस्प्रिंग पर उसके फिनाइल कीटोन्यूरिया के सिंड्रोम हो जाएंगे और हाई फिनाइलेलानाइन लेवल जो मदर में है उसका टेराटोजेनिक इफेक्ट है कॉजिंग माइक्रो सर छोटा होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, हो जाएगा. बिकॉज दीज डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सेज टू हाई फिनाइलेलानाइन अक्कर क्योंकि ये सारे जो डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सेज हैं ये फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. दस डाइटरी कंट्रोल ऑफ ब्लड फिनाइलेलानाइन मस्ट begin prior to the end must be maintained throughout the pregnancy. Thank you. Thank you very much. एक बात सुने, स्टॉप कर दो. हाँ हो गया ना जी. यहाँ से आप बोल सकते हैं. ये यहाँ से जी बोल और यहाँ से लीव.